नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योतिर्मय आचार्य और आप देख रहे हैं ज्योतिर्मय आचार्य की फैक्ट चेकिंग। तो चलिए आज एक नया टॉपिक पे ऊपर बात करते हैं। सहारा, आपको शायद पता होगा कि सहारा परिवार नाम से एक कंपनी था कुछ सालों पहले और उसका जो चिट फंड हुआ था 24,000 करोड़ का। चलिए हम उसका ऊपर बात करेंगे आज। तो सहारा का जो मेन मालिक थे सुब्रत रॉय, उसका ऊपर पहले हम उनका कहानी जानेंगे, फिर उसके बाद हम वो कैसे किए थे, सहारा का जो चिट फंड था कैसे कैसे उन्होंने शुरुआत किया था, उसको ये हुआ। शुरुआत होता है 1948 जून 10 को, जहाँ पर बिहार के अदाड़िया में सुब्रत रॉय पैदा होते हैं। बंगाली हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे, तो इसी वजह से वहाँ पर कुछ दिनों के रहने के बाद, क्योंकि उनका जो फैमिली मेंबर थे वो ढाका से आए हुए थे। वो उस टाइम तो वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान था ना, तो उस टाइम वो वहां से आए हुए थे। और जैसे कि सूत्रों से बताया जा रहा है कि उनका जो खानदानी थे तो वो ज्यादातर जमींदारों की फैमिली से भी बिलोंग करते थे। अभी सुब्रत रॉय का जो पढ़ाई था वो होली चाइल्ड स्कूल कोलकाता में होता है और पढ़ाई खत्म होने के बाद वो अपने फैमिली के साथ पूरा शिफ्ट हो जाते हैं गोरखपुर। वहां पर पहुंचने के बाद उनका जो पिताजी थे वो एक शुगर मिल में काम करते हैं और जो सुब्रत रॉय है वो वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उनका इंजीनियरिंग खत्म हुआ तो उनका पिताजी का डेथ हो गया। तो इसी दौरान वो जो जॉब करने के बारे में सोच रहे थे वो असल में जॉब नहीं कर पाए और उन्होंने कुछ बिजनेस करने के लिए माइंडसेट किया। क्योंकि सुब्रत रॉय घर का बड़े बेटे थे तो इसी वजह से उनका ऊपर सारा घर का जिम्मेदारी आ गया। और उस टाइम सुब्रत रॉय का एज हो गया था 30 और वो शादीशुदा भी हो चुके थे। तो इसी वजह से उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, जया प्रोडक्ट्स के नाम से। उन्होंने नमकीन बेचना चालू किया। उनका पास एक स्कूटर था उनका पिताजी का दिया हुआ और उस स्कूटर से वो गोरखपुर में सप्लाई करते थे नमकीन का। सुब्रत रॉय को इसी तरह 1978 के तहत सुब्रत रॉय का एज हो गया था 30 साल और वो अपनी बीवी स्वप्ना रॉय के साथ खुद बहुत सारे बिजनेस करने की भी कोशिश किए, पर सब बिजनेस में फेलियर हो चुके थे। तो इसी वजह से उनको कुछ नया करने का सोच रहे थे और कुछ नया करने का लिए प्लान भी बना रहे थे। फिर साल आता है 1978। तो इस टाइम पे सुब्रत रॉय को एक प्लान आया, जिस प्लान से वो जो बिजनेस वो चालू करने वाले थे, इस प्लान से और इस बिजनेस से उनका फ्यूचर अभी चेंज होने वाला था, जहां पर वो कुछ नेक्स्ट लेवल के सोच रहे थे। तो 1978 में इन्होंने 2000 रुपए के लागत में 3 ऑफिस स्टाफ को लेके उन्होंने एक गोरखपुर में एक कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम था सहारा इंडिया। अभी जो सहारा इंडिया जो कंपनी था ये कैसा काम करता था, चलिए इसका ऊपर हम बात करते हैं। अभी जो कंपनी था सहारा इंडिया, ये काम कैसा करता था? असल में ये काम करता था कि जो डेली वेजेस वर्कर हैं, जो डेली काम करते हैं, कहाँ पर मजदूरी खटते हैं, तो उनके पास से उनका जो कमाई था उनसे 20% वहां से पैसे लेंगे और उनको कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा वापस देने का ये प्लान बनाया था। तो पहले इनका जो कंपनी बना था वहां पर उनको टोटल 48 कस्टमर मिले थे। जो कस्टमर नहीं थे उनका इन्वेस्टर थे। तो असल में ये हम लोग बोल रहे हैं कस्टमर, पर असल में सुब्रत रॉय इन लोगों को इन्वेस्टर बोलते हैं, क्योंकि जो सहारा इंडिया कंपनी था वो असल में कंपनी नहीं था। आप अगर फिर से भी गूगल करके पढ़ोगे वहां पर लिखा होगा सहारा इंडिया परिवार। तो वहां पर जो परिवार के लोग थे वहां पर इन्वेस्ट किए और उनको कुछ दिनों के बाद उसका ऊपर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा मिलता था। अभी क्या हुआ मैं बताता हूँ। अभी जो लोग इन्वेस्ट करना शुरू किए थे वो लोग उस टाइम डेली के 10 या 15 रुपए इन्वेस्ट कर पाते थे, पर जैसे ही उन लोगों को ज्यादा अच्छा खासा इंटरेस्ट रिटर्न मिला तो धीरे धीरे उन लोगों का वेजेस जैसा बढ़ा, तो वहां पर उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा ही किया। 50 रुपए 100 रुपए पर डे के बेसिस पे वहां पर उन लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू किया और उसी तरह उन लोगों को उसी का रिटर्न भी कुछ अच्छा खासा मिलने लगा। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो नॉर्मली होता है कंपनी का जो चेयरपर्सन होता है वो अपने आप को कुछ दूसरे तरह का लेवल पे दिखाते हैं, जैसे कि एमडी दिखाते हैं या फिर उसका ओनर दिखाते हैं। पर यहाँ पर जो सहारा कंपनी था, सहारा परिवार जो था, वहां पर सुब्रत रॉय अपने आप को एज ए मैनेजिंग वर्कर दिखा रहे थे। ये बात आ चुकी है 1985 को, जहां पर सहारा जो परिवार था, जो सहारा कंपनी था,
उन्होंने कुछ लोगों को हायर करना चालू किया और यहाँ पर क्या किया, उन लोगों को हायर करके उन लोगों को एजेंट बनाया गया, सहारा का एजेंट। जो एजेंट थे वो क्या करते थे, वो नॉर्मली रूरल एरिया में जितने भी सारे लोग हैं उन लोगों को जाके मोटिवेट करते थे और उन लोगों से उनका जो डेली वेजेस का जितना भी कमाई होता था या फिर कुछ कमाई होता था उन लोगों से उतना पैसा का कुछ इन्वेस्टमेंट लेते थे और इसी तरह ये धीरे धीरे बढ़ता गया और जो इन्वेस्टमेंट हुए वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता गया। ये जो एजेंट कैसे बनते थे उस टाइम पे मैं पर्सनली एक अंकल से पूछा था कि मेरे घर के पास एक अंकल थे, उन्होंने वो बता रहे थे कि जो एजेंट बनने के लिए पहले आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता था वहां पर। जब आप वहां पर कुछ पैसा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे फिर आप वहां पर बोलोगे कि नहीं हमको एजेंट बनना है, तो फिर वो लोग आपको एजेंट बना देते थे। फिर आप नॉर्मली कुछ लोगों को मोटिवेट करके वहां से पैसा लाके फिर आप जाके ऑफिस में जाके डिपॉजिट करते थे कि हम लोगों ने इन लोगों का पैसा डिपॉजिट किया है। और जब इन लोगों का मैच्योरिटी होता था तो जो एजेंट था, एजेंट का लोगों का जब मैच्योरिटी होता था तो एजेंट को वहां से कुछ कमीशन मिलता था। इसी बेसिस पे यहाँ पर जो एजेंट का धीरे धीरे मार्केट बढ़ता गया, बहुत सारे एजेंट धीरे धीरे बढ़ते गए। मैं बात बताता हूँ तो ये जो चल रहा था सहारा परिवार का जो सफर चल रहा था वो 1990 के टाइम आते वक्त वहां पर कुछ हजारों में मैं आप गौर कीजिए, कुछ हजारों में वहां पर एजेंट बन चुके थे और कुछ लाखों में उन लोगों का कस्टमर मतलब इन द सेंस इन्वेस्टर बन चुके थे। तो यहाँ पर इन्वेस्टर बनने के बाद तो आप ऐसे भी सोच सकते होंगे कि सहारा अपने कस्टमर को, अपना इन्वेस्टर को पैसा कैसे इतना ज्यादा बढ़ा के देता था। तो मैं आपको एक प्लानिंग बताता हूँ। जो पहले आता था उसका पैसा इन्वेस्ट होता था, मतलब मान लीजिए मैं एक नया कस्टमर हूँ तो मैं जैसे ही सहारा पे इन्वेस्ट किया तो उन्होंने उस पैसे को रख लिया और पुराने जो कस्टमर है जिन लोगों का मैच्योरिटी होने वाला है वो उसका पैसा उन लोगों को मेरा पैसा लेके दे दिए। फिर मेरा बाद जो कस्टमर आएगा उनके पास से पैसा लेके मेरा मैच्योरिटी के टाइम पे मेरे को पैसा दे देंगे। इसी तरह ये मनी का साइकिल चलता रहेगा, जैसे जैसे न्यू कस्टमर आएंगे उसी तरह पुराना कस्टमर का मैच्योरिटी धीरे धीरे होता रहेगा और उन लोगों को पैसा मिलता रहेगा। और इसी तरह क्या होता था कि जो बंदा, मतलब मान लीजिए मैं जैसे ही सहारा में पैसा इन्वेस्ट करके कुछ वहां से अच्छा खासा रिटर्न मिलता है मेरे को, तो मैं ये देख के ज्यादा खुश होकर अपना फैमिली का हर किसी का पैसा को लेके वहां पर इन्वेस्ट करवाता हूँ और वहां से जो सहारा का वैल्यूएशन वो भी धीरे धीरे बढ़ती है और इस तरह मेरा फैमिली का भी वेल्थ भी धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि वहां से मेरे को पैसा कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ मेरे को वहां से पैसा मिलता है। इसी तरह साल आता है 1993 का, जहां पर सहारा इंडिया, सहारा एयर नाम करके एक एविएशन कंपनी चालू की। वहां पर 2 बोइंग का एरोप्लेन लेके ये चालू किए, एविएशन में फील्ड पे ये लोग उतरे। मैं बात बता रहा हूँ, क्या ये जो स्कैम हुआ था ये क्या पहले पता नहीं चला था? हाँ बिल्कुल पहले भी पता चलेगा था। पहले 1996 में जो लखनऊ के असिस्टेंट कमिश्नर जो थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे परमजीत सिंह, ये पहले क्वेश्चन उठाए कुछ इन्वेस्टर को लेके जो इन्वेस्ट किए थे सहारा इंडिया पे। कुछ लोग थे जो हेवीली पॉलिटिकली बैकग्राउंड से थे, तो वहां पर उन लोगों को बारे में वहां पर सहारा इंडिया पे परमजीत सिंह ने पूछा, पर सहारा इंडिया ने उन लोगों के बारे में कुछ ना बताते हुए वहां पर क्या हुआ कि इस बात को दबा दिया गया और कुछ महीनों के बाद परमजीत सिंह का कुछ ना पता होते हुए उनका ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे शहर में। तो इसी तरह सहारा इंडिया ने अपना रुतबा दिखाते हुए जो भी लोग सहारा के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए जाते थे, कुछ हेराफेरी के बारे में पूछने जाते थे, उन लोगों को वहां से निकाल देते थे, मतलब कुछ भी करके पावरफुल्ली उनको वहां से एग्जिट करवा देते थे। इसी तरह समय थोड़ा आगे आता है, समय आता है 2000 साल 2000। यहाँ पर क्या होता है कि सहारा इंडिया कंपनी थे, वो लोग सहारा टीवी नाम का एक चैनल ओपन किए, जहां पर ये लोगों ने न्यूज चैनल यहाँ पर ओपन किया। पहले तो ये लोग एविएशन में भी थे और इस टाइम ये लोग आ गए न्यूज मीडिया में भी। तो इसी तरह ये सब दौर चल रहा था। फिर साल आता है 2002, मैं बोल रहा हूँ कि फिर आता है साल 2002। 2002 में सहारा ने कुछ ऐसा कर दिया कि सारा इंडिया वालों का ये मन जीत ले, मतलब क्या बोलूं, मतलब कुछ ऐसा तिगड़म बाजी दिखाया कि सबका प्यार जीत ले ये लोग। 2002 में बीसीसीआई को, मतलब इंडिया का जो क्रिकेट टीम है,
उनको स्पॉन्सर किया। अगर आप गौर करे होंगे 2002 से बीसीसीआई का जो क्रिकेट टीम था, हम लोगों का जो क्रिकेट टीम था, वो लोग, मैं खुद भी देखा हूँ, वहां पर लिखा हुआ था सहारा इंडिया नाम से उनका, उन लोगों का जर्सी था। वहां पर उन लोगों ने बहुत सारा पैसा एज ए स्पॉन्सर के हिसाब से दिए थे और उन लोगों को अच्छा खासा वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला था। और जैसे ही सहारा का नाम वहां पर गया तो सहारा का इस तरफ भी बहुत अच्छा खासा बूम हुआ। यहाँ पर बहुत लाखों में यहाँ पर कस्टमर बढ़ना चालू हुए। अब 2002 में और एक नया काम भी हुआ। सहारा इंडिया ने कुछ नया तिगड़म दिखाया। यहाँ पर सहारा इंडिया ने ये दिखाया, जो लोग का उस टाइम पे मैच्योरिटी हो रहा था, मतलब पैसों का मैच्योरिटी हो रहा था, निकल रहा था ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, उन लोगों को स्कीम में बताया जा रहा था कि आप एक काम कीजिए, आप फिर से इस पैसों को इन्वेस्ट कीजिए, इस बार हम लोग कुछ सालों का अंदर आपको 2 गुना पैसा या फिर 3 गुना पैसा आपको देंगे। तो इसी तरह सहारा इंडिया ने जो भी पैसे इन्वेस्ट करते थे उन पैसों को फिर से अपने तरफ खींच लेते थे। तो इसी तरह एक लूप चलता रहता था, मॉनिटरी लूप चलता रहता था। तो इसी तरह ये जो लूप चल रहा था इतना अच्छा खासा चल रहा था कि लोगों ने पैसों का ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। एक किस्सा, डेफिनेटली एक नाम भी लेना चाहूंगा, मेरा पापा, जो खुद मेरे पापा ने भी खुद इन्वेस्ट किया था वहां पर। एक बार उनका पैसा इंटरेस्ट के साथ आ गया, फिर पापा ने वहां पर फिर से एक बार डाल दिया था, फिर वो वाला आ गया था। आज मैं मम्मी के साथ भी बात कर रहा था कि जब लास्ट टाइम उन्होंने डाले तो उस टाइम उनको मिलने पे, पैसा मिलने पे दिक्कत हो गया कि वहां पर उनको पैसा नहीं मिला। आज मम्मी के साथ बात कर रहा था, ये वाला बात भी मेरे को पता चला। तो इसी तरह 2003 में अगर देखा जाए, इसी तरह अगर 2003 में देखा जाए तो सहारा का कुल प्रॉपर्टी लगभग 32,000 करोड़ हो चुके थे। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी हुआ, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि 2004 में और एक अनोखी चीज हुई कि जो अभी तक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। वो था सुब्रत रॉय अपना 2 बेटों का, सीमांतो और सुशांतो की शादी करवाते हैं। जो शादी था जो कि लखनऊ के सहारा ऑडिटोरियम में हुआ था। पर इस शादी में अनोखा क्या था मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो ड्रेसेस सिलवाए गए थे वो ड्रेसेस सब्यसाची के पास से सिलवाए गए थे। और दूसरा बात यह है कि इस शादी में पीएम से लेके सीएम, सब स्टेट का सीएम, उसके अलावा बड़ा स्टार, फॉरेन से भी लोग, अभिनेता अभिनेत्री, इसी तरह का आप देख सके। मेरे पास अगर क्लिप होगा तो मैं डाल दूंगा। यहाँ पर अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय भी गए थे ये शादी में। उस शादी में लगभग बताया जा रहा है कि 552 करोड़ पैसा खर्च हुए थे। पर यहाँ पर सोचने की बात ये है कि ये तो पैसा ऐसे एक लूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, लोगों से पास से पैसे लेके लोगों को ही दे रहे हैं। तो इनके पास से इतना सारा पैसा आया कहां से कि जो ये लोग शादी में 552 करोड़ उस टाइम के खर्च कर पाए। अभी जो साल 2004 जहां पर इन लोगों का शादी भी होता है, सुब्रत रॉय का दोनों बेटों का शादी भी होता है, और दूसरी तरफ और एक भी चीज होता है, यहाँ पर उन लोगों का जो इन्वेस्टर था, सहारा इंडिया का जो इन्वेस्टर था, वो लगभग 6 करोड़ पहुंच जाती है। तो यहाँ पर 6 करोड़ मतलब बहुत सारे हेवी पैसों का ट्रांजैक्शन वहां पर हो रहा था। तो इसी वजह से सुब्रत रॉय अपना एक अच्छा इमेज दिखाने के लिए वो उन्होंने 101 लड़कियों का शादी करवाना हो गया, या फिर कहां पर अगर कहीं पर जो आपदा आती है तो वहां पर कुछ अच्छा खासा डोनेशन देना। और यहाँ पर और भी एक बात है, यहाँ पर जितने भी सारे न्यूज चैनल वाले थे, जितने भी सारे न्यूज रिपोर्टर वाले थे, न्यूज पेपर वाले थे, वो हमेशा सहारा का फेवर पे दिखा रहे थे, क्योंकि सहारा हमेशा हर एक न्यूज पेपर में, हर एक न्यूज चैनल पे अपना एडवर्टाइज दिखा रहे थे। तो उन चैनलों का जो असली जो एड रेवेन्यू है वो सहारा से आता था। तो इसीलिए वजह से सहारा के फेवर में ये लोग अपना न्यूज दिखा रहे थे और न्यूज छाप रहे थे। अभी बात आई थी 2005 में सहारा ने एक गलती कर दिया। सहारा ने ये गलती किया कि उस टाइम सहारा के टोटल 2950 ऑफिस थे ऑल ओवर इंडिया पे। पर वहां पर उन्होंने एक गलती ये किया कि सहारा के जितने भी सारे एजेंट थे वो नॉर्मली रूरल एरिया में जितने भी सारे लोग के इन्वेस्टर थे, जितने भी सारे लोग इन्वेस्ट करते थे, उन लोगों से डेली का पैसा लेते थे और जाके ऑफिस में डिपॉजिट करते थे। पर सहारा ने यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि अभी से कोई भी जो मिडिल मैन होते थे, जो एजेंट होते थे, उनके पास से पैसा नहीं देंगे, आप रोज आके इन ऑफिस में पैसा डिपॉजिट करना। तो यहाँ पर क्या होता था कुछ नॉर्मली जो कुछ रूरल एरिया से जो ऑफिस था बहुत ज्यादा दूर हो जाता था। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना
पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाते थे। तो इसी वजह से उन लोगों के पास नोटिस आया और नोटिस ये आया कि आपका इतना रुपया आप जमा नहीं किए हैं, इसी वजह से आपका पेनल्टी इतना पैसा है और अगर आप ये पैसा नहीं दोगे तो आपका जो पिछले जितने सारे पैसा आप इन्वेस्ट किए हो वो सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आपको और कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग अपना पैसों का डिमांड करना चालू किए कि हम जितने भी दिए हैं उसको, उस पैसे को हम लोगों को दे दो। और इसी तरह यहाँ पर पहले बार जो सहारा इंडिया के ऊपर ट्रस्ट इशू आ गया और यहाँ पर सहारा का जितने भी सारी कंपनी का था, मतलब सहारा का जो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम हो रहा था, मतलब जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे, जो कस्टमर का इन्वेस्टमेंट था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। बट इन द अदर हैंड सुब्रत रॉय बहुत सारे अदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अपनी कंपनी में, जहां पर उन्होंने 10,600 एकड़ पुणे में एक एम्बेवली वैली बनाए थे, एक शहर बनाए थे और उसी तरह 360 एकड़ जमीन में लखनऊ में एक सहारा सिटी बनाए थे। तो इसी तरह उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा था। इन 2006 सहारा इंडिया ने जो सहारा एयर नाम से जो उनका जो एविएशन कंपनी था, उनका जो एयरलाइंस कंपनी था, उस कंपनी को उन्होंने जेट एयरवेज को बेच दिया कुछ 1450 करोड़ रुपए में। 2006 और 2007 में सहारा ने ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए, जहां पर वो जो 2002 से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बीसीसीआई को, जहां पर उन्होंने फिर से 6-7 में इसको फिर से रिन्यू करवा दिया 3 सालों के लिए 313 करोड़ में। उसके वहां पर ऐसे बताया जा रहा था कि उस टाइम 2006-2007 में सहारा इंडिया के पास लगभग 22,000 एकड़ की जमीनें थी, जिसका वैल्यूएशन उस टाइम पे 68,000 करोड़ था। अभी जो 2007 का समय था, इसी टाइम पे सहारा इंडिया की कुछ गलतियों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से सहारा इंडिया खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है और वहां पर प्रॉब्लम चलना शुरू होता है। तो 2007 में क्या होता है, सहारा इंडिया अपने दो कंपनी को लिस्टेड करता है, मतलब पब्लिक करता है। तो यहाँ पर पब्लिक होने के बाद 2 साल के बाद 9 सितंबर 2009 को यहाँ पर सेबी का नजर पड़ता है सहारा इंडिया के ऊपर, जहां पर वो लोग देखते हैं कि इसका अंदर कुछ इरेगुलरिटीज चल रहा है, जिसका वजह से इनका पैसा घूम फिर के वहीं पर आ जा रहा है। तो इसी के बाद भी ये लोग कुछ उसका ऊपर खोलताड़ कर रहे थे, उसका ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चालू ही किए थे कि दिसंबर को रोशनलाल और कालावती के नाम पे 2 कॉम्प्लेन आए सेबी के पास, जो अपने आप को बता रहे थे कि वो सहारा के इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पर सेबी को उसका ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगा। यहाँ पर सेबी ने एक कंप्लेन रजिस्टर कर दी सहारा इंडिया के ऊपर और यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार सुब्रत रॉय को सेबी का हेडक्वार्टर बुलाया गया वहां पर पूछताछ करने के लिए। यहाँ पर सुब्रत रॉय का एक ही बात बोलना था, सुब्रत रॉय बोल रहे थे कि ये एक पर्सनल मैटर है, ये हम लोगों का सहारा परिवार का मैटर है और ये लोग हम लोग अंदरूनी नहीं सुलझा लेंगे। इसके बाद सेबी ने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट लॉन्च की, जहां पर उन्होंने बताया कि सुब्रत रॉय अपने कंपनी के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं और वहां पर वो अपने पैसों का इरेगुलरिटीज मेंटेन कर रहे हैं और एक लूप साइकिल चला रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने 3 करोड़ जो इन्वेस्टर है उनका 24,000 करोड़ मतलब ब्याज समेत, मतलब उसके साथ इंटरेस्ट लगा के कुछ 24,000 करोड़ जो कि पैसे को नहीं दिए हैं। तो इसके बाद होता क्या है, ये आरोप लगने के बाद सेबी ने एक केस को पूरा सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये केस कुछ ऐसा हुआ जहां पर सेबी का तरफ से लड़ रहे थे सीनियर लॉयर अरविंद दत्ता और जो सहारा इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे उनका नामचीन बड़े बड़े लॉयर का ग्रुप जो इनके साथ लड़ रहे थे। तो यहाँ पर जिस टाइम ये सब केस चल रहा था, और इसका ऊपर भी बताऊंगा, जो केस का ऊपर भी और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जिसके वजह से और भी बहुत बड़ा एक कांड हुआ। जो जिस टाइम ये वाला जो केस चल रहा था उसी टाइम एक जहां पर जो सुब्रत रॉय है वो न्यूयॉर्क पे एक मशहूर प्लाजा होटल और लंदन पे ओसीबीमेन होटल का कंट्रोलिंग वाला ये होता है, स्टेक होता है, वो होल्ड कर लेते हैं वहां पर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और सेबी का लड़ाई चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे सेबी और सहारा इंडिया का लड़ाई भी चल रहा है। अब साल था 2010 में सुब्रत रॉय ने 1702 करोड़ देके
आईपीएल टीम उस टाइम शुरू हुआ था, आईपीएल का मैच उस टाइम शुरू हुआ था, तो पुणे वॉरियर्स का जो टीम था उनको वो 1702 करोड़ रुपए देके खरीद लिए। एक तरफ से इन्वेस्टर का पैसा नहीं दे रहे थे और दूसरी तरफ से सुब्रत रॉय अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सारे जगह पे कर रहे थे। 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास करते हैं कि जो सहारा इंडिया है वो अपना 24,000 करोड़ जो 3 करोड़ लोगों का पैसा को जो नहीं दिए हैं वो पैसा को उन लोग को देना पड़ेगा एनी कॉस्ट। तो इसके बाद सुब्रत रॉय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि उन्होंने 20,000 करोड़ ऑलरेडी लोगों को पेमेंट कर दिए हैं और वो भी कैश में। आप एक सोचिए 2 महीने के अंदर एक कंपनी 20,000 करोड़ वो भी कैश में लोगों को पेमेंट कैसे कर दिए। तो इसका ऊपर जब सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ प्रूफ मांगा तो वो कुछ दे नहीं पाए, पर उन्होंने क्या किया, 3 करोड़ लोगों का जो डिटेल्स था, 3 करोड़ लोगों का जो डिटेल्स था वो डिटेल्स उसके साथ उनका जो 20,000 करोड़ का जो मनी रिडीम्शन वाउचर था, उस टाइम जो पैसा दिया जाता था उसको रिडीम्शन वाउचर बोला जाता था, उसको 127 ट्रक में उसको लोड करके सेबी का हेडक्वार्टर भेज देते हैं और इसके साथ वो सेबी को चैलेंज करते हैं कि देखो हमने कर दिया है। तो सेबी भी कुछ चुप रहने वाला नहीं था, तो सेबी ने क्या किया, उसका अंदर से कुछ पेपर को निकाला और उसका इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिए। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि उनका अंदर जितने भी सारे नाम था, जो रिसीट जो सुब्रत रॉय ने सेबी का हेड ऑफिस भेजा था उसका अंदर जितने भी सारे पेपर थे उनका अंदर से इनको ये पता चला कि ज्यादातर नाम फर्जी है। तो फिर इन्होंने 20,000 लोगों का आइडेंटिफायर निकाला और उन लोगों को नोटिस भेजा सहारा इंडिया के नाम से कि सहारा इंडिया आपके नाम पे ऐसे चिट फंड कर रहा है। तो उन लोगों को जब भेजा वहां से टोटल 68 लोगों का रिप्लाई आया कि हाँ हम लोग जिंदा है और आप बोलिए कि कौन सा वाला फॉल्ट हुआ है। और जहां पर 8,000 लोगों का तो जो मेल भेजा था सेबी ने, जो नोटिस भेजा था उस 8,000 लोगों को, उन सभी का नोटिस वहां पर रिटर्न आ गया, क्योंकि उस 8,000 वाले नाम पे या एड्रेस पे कोई भी जगह नहीं था या फिर उस नाम का कोई लोग भी नहीं था। तो इसी तरह सुब्रत रॉय ने अपने आप को सेबी के सामने फंस गया। 2013 में जो बीसीसीआई को जो स्पॉन्सर हुआ था, जो स्पॉन्सर कर रहे थे 313 करोड़ में, जो वो लास्ट टाइम उनका जो फाइनल हुआ था वो जो स्पॉन्सर था वो खत्म हो जाता है। और 2014 में क्या होता है, ये सबसे वाला टॉपिक का बात है। 2014 में फरवरी के 28 तारीख को जो सुब्रत रॉय अरेस्ट हो जाते हैं। अब वो अरेस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जितना टाइम भी सेबी और सहारा इंडिया का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट पे, जो सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा था, तो एक बार भी सुब्रत रॉय वहां पर जाके प्रेजेंट नहीं हुए थे। तो इसी कारण उनको वहां पर से नोटिस आया कि और उनको अरेस्ट कर दिया गया। अभी अरेस्ट करने के बाद उनको डायरेक्ट तिहाड़ जेल में जेल नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 में 5/12 के एक रूम में डाल दिया गया। वहां पर 2 साल रहने के बाद 6 मई 2016 को उनको छोड़ दिया गया और वो आके सहारा के उसी मैनेजिंग पोस्ट पे रहते हैं। पर यहाँ पर एक बताया जाता है कि जिस टाइम उनको अरेस्ट किया गया था उस टाइम उनका जो कुल प्रॉपर्टी, उनका कंपनी का कुल प्रॉपर्टी जो था वो था लगभग 68,000 करोड़ का। अभी का बात करते हैं 2023 में जो अमित शाह है, उन्होंने एक CRCS पोर्टल फॉर्म लॉन्च किया है सहारा के लिए। वहां पर जो पोर्टल फॉर्म है वहां पर जाके अगर आप अपना डिटेल्स डालते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको वहां पर से रिफंड मिलने का कुछ चांसेस है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे जहां पर हम कुछ दूसरे हट के टॉपिक का ऊपर डिस्कस करेंगे। तो रहते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।